अपने से कई साल छोटी लड़की को ब्याह कर ले जा रहे एक विदुर आदमी को अपनी पहली पत्नी की याद आ गई। यह बात वह लड़की भी जानती थी। इसके बावजूद वह अपने पति के आगोश में समा गई। क्यों? टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सुकड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमाकर देखा तो वो टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकाल कर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भी आंखों में सजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहाँ मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफरने लगा हो, जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बनाकर ला रहा था। जब नएपन का जोश था, उमंग थी, कौतूहल था, तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाज से सिकुड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज़्यादा सिकुड़ गई थी। मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं था। मैंने चाची जी की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था। अब उसे देखने के लिए मन उतावला हो रहा था। नंदा को पाकर मैं फूला नहीं समा रहा था। वह भी खुश थी। भरे पूरे परिवार में वह जल्दी ही हिल मिल गई। माँ उसकी तारीफ करते नहीं लगाती थी। घर में जो भी औरतें आती वे अपनी बहू से उन्हें जरूर मिलाती। अपने 5 बेटों और बड़ी बहू का वे उतना ध्यान नहीं रखती जितना उसका रखती थी। सास ससुर की देख रेख, देवर की पढ़ाई की सुविधा जुटाना, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कपड़े, जूते, किताबें तैयार कराना, नौकर चाकरों को अपनी देख रेख में काम कराना उसके जिम्मे लगने लगा था। अगर मैं कभी शहर घूम आने या अपने दोस्तों के यहाँ चलने के लिए कहता तो वे धीरे से कह देती, ससुर जी को दवाई देनी है, नौकरों से सब्जी की गुड़ाई करवानी है, जानवरों के लिए सानी पानी देना है। जेठानी जी अकेले कहाँ कर पाएंगी इतना सारा काम। मैं चली जाऊंगी तो सासू माँ को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज नहीं, फिर कभी। उसकी ऐसी दलीलों को सुनकर मन मसोस कर मुझे चुप रह जाना पड़ता। जोशी जी की पत्नी ताना देकर कहती, मास्टर जी कभी बहू को तो यहाँ लाया करो। आपने तो उन्हें ऐसे छिपा लिया है जैसे हम नज़र लगा देंगे। कॉलेज से जब घर लौटता तो थक कर चूर हो जाता। कभी कभी तो 8वां पीरियड पढ़ाने पड़ जाते थे। मेरी तकलीफ नंदा जानती थी। समय निकाल कर जिद करके वह मालिश करने लग जाती। एक दिन वह मुझसे नाराज थी। रात को बिना खाए ही सो गई। बात यह थी कि उसने उस दिन मेरे पास आकर कहा था, पति जी एक बात कहूँ, अगर आप मानोगे तो तब कहूँगी। वह बड़ी मासूमियत से बोली। वह अकेले में मुझे पति जी कहती थी। ये भी पढ़े। फिर मैंने प्यार से कहा, कहो तो सही, पहले मानूंगा, कहो। वह बोली, अच्छा बाबा मानूंगा। मैं बोला, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। उसने कहा, किस लिए चाहिए यह तो बताओ। अभी ये मत पूछो कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। वह बोली,
जब तक तुम वजह नहीं बताओगी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने भी अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद वह रात को मुझसे नहीं बोली। सबको खाना खिलाकर वह बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन माँ जी को नंदा से कहते हुए सुना, क्या बात है जसोद? जसोद हरीश व हंसी को साथ लेकर नैनीताल नंदा देवी देखने ले जाने वाला था, अभी तक तैयार नहीं हुए। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया माँ जी, अगर आप थोड़ा पैसों की मदद कर दें तो मैं उनसे मांग कर आपको दे दूँगी, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वे एक हफ्ते से कितने बेचैन हैं। कहते हुए वह माँ जी की ओर याचना भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा था तो अभी तक क्यों नहीं कहा? मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हारे जाने का प्रोग्राम बदल गया है। माँ बोली, माँ जी मैंने सोचा कि उनसे कहकर। मुझे देखकर वे चुप हो गई। मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। सास बहू की बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं उनके पास पहुंचा और जेब से पैसे निकालकर नंदा को थमाते हुए बोला, अरे भाई, पहले ही कह दिया होता, वजह तो मैं पूछ ही रहा था, मैंने कभी मना किया है तुम्हें? मैं मुस्कुराते हुए पैसे लेकर अंदर की ओर चली गई। वह देवर ननद को यह खुशखबरी देने की बेचैनी अपने में नहीं रोक सकी। देवर ननद से इतना लगाव देखकर मुझे उससे और भी प्यार हो गया था। हमारी खुशहाल जिंदगी के 2 साल बीत गए। इस बीच हमारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी था। बच्चे की जिम्मेदारी माँ जी ने अपने ऊपर ले ली थी। वे उसे नहलाती धुलाती देख रेख करती। नंदा केवल अपना दूध पिलाने और रात को पास में ही सुलाने की ड्यूटी निभाती। सब ठीक ही चल रहा था। बोझ का एहसास तो तब हुआ जब 4 साल और 2 साल के फर्क में 2 लड़कियां और चली आईं। उस दिन मेरा बेटा नवीन मेरे पलंग पर आकर सो गया था। बड़ी बेटी माँ के पास सो रही थी। छोटी बेटी को नंदा थपकी देकर अपनी चारपाई पर सुला रही थी। मैंने नंदा के मन को टटोलने के लिए पूछा, आधा दर्जन पूरा होने में 3 ही अदद की तो कमी रह गई है, तुम्हारा क्या विचार है? वो झुंझलाकर बोली, तुम भी कैसी बातें करते हो जी? इन 2 लड़कियों की फिक्र ही मेरा दिमाग चाट रही है। 2 एक और हो जाए तो घर का भट्टा ही बैठ जाएगा। ब्याहने के लिए कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मैंने उससे कहा, तुम ठीक कह रही हो, वह तो मैंने तुम्हारे विचार जानने के लिए कहा था। सोच रहा हूँ इस आने वाले जाड़ों में परिवार नियोजन करा लूँ। यह सुनकर वह चौंक पड़ी। कुछ देर वह मेरी ओर ताकती रही, फिर मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतनी कमजोर हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मुझे फैमिली प्लानिंग करा लेने दो। तुम जब कहो तब मैं अस्पताल चल दूँगी। मैं खींच उठा, तुम्हारी सोच तो बस सिद्ध करने की आदत है। तुम ये क्यों नहीं समझती कि मर्द को फैमिली प्लानिंग में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, औरत के लिए दिक्कत होती है। अस्पताल में कम से कम 2 दिन रुकना पड़ता है। दूसरा, कोई आसान तरीका अभी नहीं निकाला है। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, तुम ये कभी मत करना। मैंने सुना है कि मर्द कमज़ोर हो जाते हैं। मैं सारी तकलीफ झेलने को तैयार हूँ, पर तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराने दूँगी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि सरकारी आदेश आ गया। 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं तुरंत नसबंदी कराने के सख्त आदेश कर दिए। उन दिनों इमरजेंसी चल रही थी, चमचों और पिछलग्गुओं की बनाई थी। नेताओं को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए जनता पर जी तोड़ कहर ढाया जा रहा था। तब प्रिंसिपल भी भला पीछे क्यों रहते? उनके तो दोनों हाथ में लड्डू थे। सरकार को खुश करो और दर्जन भर केस दिलवाकर एक इंक्रीमेंट और जुड़वा लो।
मैंने ऑपरेशन कराने से पहले नंदा की रजामंदी ले लेना ठीक समझा, वरना उसे मनाना मुश्किल होगा। इन दिनों वह बच्चों को लेकर रामगढ़ गई हुई थी। जब उसे मालूम हुआ कि मैं ऑपरेशन कराने वाला हूँ तो दौड़ी दौड़ी चली आई। मेरे समझाने पर भी वह नहीं मानी। ऑपरेशन की ड्रेस पहनाकर जब नर्सें उसे ऑपरेशन रूम में ले जा रही थी तब मेरा कलेजा काटने को आ रहा था। मैं अपने को धिक्कार रहा था कि मैं उसे क्यों अस्पताल ले आया, क्यों उसकी बात मानी। ऑपरेशन रूम से बाहर लाने में तकरीबन आधा घंटा लगा हो। मुझे वो पल घंटों लंबे लगे। स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़ों में उसे बेहोश देखकर मुझे एक बार की रोना सा आ गया। गला ऐसा भर आया मानो कोई गला घोंटने लगा हो। बेहोशी में कराह के बीच उसका पहला साफ शब्द था, पति जी। 3 साल बाद शादी के 13वीं सालगिरह की मनहूस आखिरी रील चल रही थी। इस रील के प्रमुख पात्र थे मैं, नायक था, और नायिका नंदा थी, और खलनायक खुद ऊपर वाला। खलनायक को नंदा का मेरे पास है ना अब नागावार सा लग रहा था। ये क्या था? उसने उसे मुझसे छीनने की साजिश रच डाली। चिंगारी बुझने से पहले खूब रोशनी करती है ना। ऊपर वाले ने नंदा की जिंदगी का भी यही सबसे अच्छा सुनहरा साल चला दिया। उसका छोटा भाई अपनी दीदी से मिलने आया था। नंदा अपनी खुशी को नहीं संभाल पा रही थी। अंदर बाहर इधर उधर वे तितली से फुदक रही थी। रात को जब सब लोग मेरे बेडरूम में रेडियो के गानों के बीच गपशप में मशगूल थे तो नंदा ने मुझसे अपनी तकलीफ जाहिर की। आज मैं खाना नहीं खा सकी। मेरे जबड़े में बहुत तेज दर्द है। ज़्यादा बोलती है ना इसलिए जबड़ा दर्द करेगा ही। मैंने बात हंसी में टाल दी। सुबह अपने भाई को विदा कर वह मेरे पास आ रही थी। आते ही वह सिसकियों से भर गई। आखिर इतना दुख वे कब से अपने में रोके थी। मैं हैरान रह गया। शायद भाई की जुदाई हो, पर ऐसी कोई बात न थी। उसका रोना शारीरिक दुख था। वे अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोल पा रही थी। जबड़े दर्द के साथ साथ कसते चले जा रहे थे। मात्र उंगली डालने लायक जगह बची थी। मैं सहम गया। उसने मुझे छुट्टी लेकर अस्पताल चलने को कहा। मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर मेहरा के प्राइवेट अस्पताल को चल दिया। राधा भाभी को भी अपने साथ ले दिया। डॉक्टर मेहरा ने देखा और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? नंदा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। कहीं कील या ब्लेड तो नहीं चुभा है? जवाब था, नहीं। इधर महीने भर के अंदर कोई ऐसी बात याद करो कि तुम्हारे शरीर से खून निकला हो या शरीर में कुछ चुभा हो या फिर तुमने किसी पिन सुई जैसी किसी चीज़ से दांत खुरचा हो। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कुछ याद नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी और उतार चढ़ाव साफ जाहिर हो रहा था। डॉक्टर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जो तुम याद नहीं कर पा रही हो। बिना चोट के तो यह मुमकिन ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे टिटनेस का डर लग रहा है। आप इन्हें जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दें। बीमारी का नाम सुनते ही मेरे पैरों की जमीन खिसकने लगी। मैं घबरा गया और उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कहीं खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समय पर टिटनेस के इंजेक्शन लग जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। मुझे याद नहीं कि मैंने कब पर्चा लिया, कब हम तीनों सरकारी अस्पताल पहुंच गए। हम में से किसी को होश नहीं था। खतरे का डर सबको हो गया था, क्योंकि इस बीमारी की भयंकरता सबने सुन रखी थी। डॉक्टर ने देखा, जांचा, परखा, पूछा। आखिर मैं पहले डॉक्टर की बात का समर्थन करते हुए
नंदा को स्पेशल वार्ड में दाखिल करा दिया। एटीएस के 50,000 पावर के इंजेक्शन का इंतजाम भी मुझे ही करना था। वह इंजेक्शन अस्पताल में नहीं था। देर करना खतरनाक था। नंदा के पास भाभी को छोड़कर मैं सब्र से काम लेने के लिए कहकर जाने लगा तो वे दोनों मुंह दबाकर फवक फवक उठी। मैंने अपने को भरसक संभाला, लगा जैसे सीना फट जाएगा। समय गंवाना ठीक ना समझकर मैं शहर को चल दिया। घंटे भर बाद इंजेक्शन का भी इंतजाम हो गया। घर में सूचना देते समय मेरा गला भर गया, आंखें बरसने लगी। सारे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहली रात हल्की हल्की कराहने की आवाज़ें आती रहीं। मैं उसके साथ था। मैं उसके माथे को सहला रहा था। उसने अपना पर्स, कानों के कनफूल, मंगलसूत्र सब मुझे थमाते हुए कहा, पति जी इन्हें रख लो, अपना ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना। वे आगे कुछ ना कह सकी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसे हिम्मत बनाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम दोनों को ही एहसास हो गया था कि अलविदा का समय नज़दीक आ चुका है। शायद रात भर में हम इतना ही भूले थे। दूसरे दिन तक सारे गांव इलाके रिश्तेदारों तक को सूचना मिल गई थी। अस्पताल में भीड़ रोके नहीं रुक रही थी। अब नंदा का रूम डार्क रूम बना दिया गया था। आंखों पर पट्टी रख दी गई थी। उसके आसपास आवाज़ करने की मनाही कर दी गई थी। अगले दिन उसके पैरों में जकड़न चालू हो गई। पीठ में दर्द, ऐंठन बढ़ गई, दांत आपस में भिंच गए। धीरे धीरे जकड़न में ऐंठन सारे बदन में दाखिल हो गई। हल्के हल्के झटके भी पड़ने चालू हो गए। जब झटके पड़ते, ऐंठन होती तो हम लोग उसके हाथ, पैर, सीना हल्के से मलते। ग्लूकोज की बोतलों में तरह तरह की दवाइयों का मिश्रण उसे दिया जा रहा था। एटीएस का अब तक दूसरा भी 50,000 पावर का इंजेक्शन लगा दिया गया था। एक एक दिन खिसक रहे थे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर इंजेक्शनों से छलनी हो गया था। पानी के बिना वह सूखी पपड़ियाँ तड़क आई थी। दांत कसने से खून बह रहा था। जूस व पानी के लिए वह संकेत करती, लेकिन डॉक्टर की इजाज़त नहीं थी। दिल मसोस कर रह जाना पड़ता। फट आए होठों में ग्रीसलीन लगाकर तर करने की कोशिश की। पानी की 2-4 बूंदें तो दरारों में ही समा जाती थी। इधर झटके तेज होते गए, दौड़ की लंबाई भी बढ़ती गई। दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ग्लूकोज को भी शरीर से खींचना होना छोड़ दिया था। निराश में सबका दिल डूबने लगा। अभी छठे दिन की पौ नहीं फटी थी। रात को बारिश के बाद धुंधला सा उजाला होने लगा था। नर्स नींद का इंजेक्शन देकर चली गई। कुछ समय बाद मैं दूसरे लोगों की देखरेख में नंदा को सौंप कर नहाने धोने चला गया। जब लौट कर आया तब तक नंदा नहीं रही थी। अब ना कोई झटके थे, ना दौरे थे, न दर्द था, न कराहें थी तो बस घर वालों की, दोस्तों की घुटती सिसकियाँ। मेरा सब कुछ लुट गया था। मैं खोया खोया सा रहने लगा था। छोटी बच्चियाँ जब टकटकी लगाकर मेरी ओर देखती, कलेजा मुंह में आने को हो जाता। थपकियाँ दिलाकर सीने से लगाए उन्हें सुला देता। रवि ने चुप्पी सी साध ली थी। चुपचाप आकर पुस्तक पढ़ने लग जाता। अब माँ जी ही बच्चों की परवरिश कर रही थी। धीरे धीरे 2 साल निकल गए। माँ जी बच्चों की खातिर दोबारा शादी करने की बात छेड़ती तो मैं टाल जाता था। ससुराल वालों ने भी शादी के लिए कहना शुरू कर दिया। कई जगह से रिश्ते भी आने शुरू हो गए, लेकिन मैं साफ मना कर देता था। भला पराए बच्चों को कौन नवेली अपना लेगी। सास जी को शादी के लायक हो आई अपनी बेटी खुशी की उतनी ही चिंता न थी जितनी मेरी और मेरी बच्चों की। मैंने खुशी के लिए योग्य लड़का तलाश कर सूचना भेजी तो जवाब आया कि खुशी ने इसलिए इनकार कर दिया है कि वह जब जीजाजी से ही शादी नहीं कर लेगी, वह भी शादी नहीं करेगी। बात बिगड़ती देख ससुराल वालों ने प्रस्ताव रखा, क्यों न खुशी से ही मेरी शादी करा दी जाए। खुशी ने भी अपनी दीदी के बच्चों की खातिर अपना त्याग स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार कर लेता।
मैंने उसे समझाया, खुशी तुम ये क्या कर रही हो? ज़रा सोचो तो, मेरी उम्र 38वां साल पार कर रही है, जबकि तुम अभी 20 साल की हो। फिर मैं 3 बच्चों का पिता भी हूँ। मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? ये सही नहीं है। वह धीरे से बोली, आप मेरी चिंता ना करें, सब सोच समझ कर ही कर रही हूँ मैं। मैंने हाँ की है। उम्र की क्या कहती हैं, माथे पर उम्र लिखी होती है तो दीदी यूँ ही हमें छोड़कर चली थोड़ी ही जाती। बच्चे मुझसे हिले मिले हैं, माँ का दुख भूल जाएंगे। दीदी पर जितना हक आपका था, क्या मेरा हक नहीं? मुझे भी तो उसका दुख उतना ही है जितना आपको। उसके अंदर अपनापन और त्याग की भावना साफ झलक रही थी। बहुत समझाने पर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। तब मुझे भी सहमति देनी पड़ी। आखिर किस किस का मुंह संभालता। टैक्सी ने स्कोले खाए तो मेरी पिछली यादें टूट गईं। मैं अपनी यादों में इतना खो गया था, मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वर बना बैठा हूँ। एक दुल्हन भीगी पलकों से मुझे ही निहार रही है, मुझे पढ़ रही है, समझ रही है। शायद तब तक मेरी आंखों के राज से कुछ बहकर सूख गया था। वह मुझ पर लुढ़क गई और मेरी गोद में सो गई। तो दोस्तों, बहुत मार्मिक थी ये कहानी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कल फिर आती हूँ आपके सामने। तब तक जय हिंद, जय भारत।